हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए एग्जाम्स बहुत पास में आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इन वीडियोस को देखकर पढ़ाई करिए। और सुश्री क्लासेस को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11th के 8th चैप्टर बिजनेस स्टडीज का व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम वित्त प्राप्ति के स्रोत देख रहे थे और आगे हम इसके और बाकी के स्रोत देखेंगे। और ये इस 8th चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद 8th चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगला हमारा है वित्त प्राप्ति का स्रोत अंतर कंपनी जमा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो अंतर कंपनी जमा यानी जब एक कंपनी के द्वारा दूसरी अन्य कंपनी में जमा राशि को अंतर कॉर्पोरेट जमा या अंतर कंपनी जमा कहते हैं। वित्त का उपयोग करने का ये विकल्प सभी सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध होता है, चाहे उसके पास अंश पूंजी हो या ना हो, यानी जो शेयर्स इशू करते हैं या न इशू करे फिर भी वो अंतर कंपनी जमा का अधिकार रखते हैं। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में धन की व्यवस्था करती है तो इसे अंतर कंपनी जमा कहते हैं। इसमें ब्याज की दर बैंक की अपेक्षा ज्यादा रहती है। फिर अगला है हमारा वित्त प्राप्ति का स्रोत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई से तात्पर्य है कि विदेशी निवेशकों द्वारा जब भारतीय कंपनी के समता अंश, ऋण पत्र, बंध पत्र में निवेश किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अंतरराष्ट्रीय वित्त की प्राप्ति होती है और विदेशी निवेशकों में मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की ओर से समता पूंजी या ये समता पूंजी के माध्यम से ये सीधा योगदान होता है। फिर अगला हम देखते हैं यूरो निर्गमन या यूरो इशू। तो इसके अंतर्गत यूरो निर्गमन भारतीय कंपनियों के लिए वित्त का एक अंतरराष्ट्रीय स्रोत है। इस निर्गमन के अंतर्गत प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज किसी विदेशी मुद्रा में निर्गमित की जाती हैं और अंतरराष्ट्रीय रूप से बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाती है। फिर है अगला विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंध पत्र, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड मूलतः समता अंशों से जुड़े ऋण की प्रतिभूतियां हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद समता अंशों अथवा जमा रसीदों में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर अगला है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक यानी व्यापार और व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली बैंक को, ऋण या वित्त प्रदान करने वाली बैंक को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं और ये व्यापार के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं। फिर अगला है वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर। तो वाणिज्यिक पत्र किसी भी फर्म द्वारा अल्प अवधि, बहुत कम समय के लिए यानी 90 से 364 दिन के लिए ये कोष के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र है और ये रिस्की ज्यादा रहता है क्योंकि ये पूर्णतः असुरक्षित है। इसकी निश्चित भुगतान तिथि और होती है और इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये केवल अच्छी साख वाली फर्में ही जारी करती हैं, लेकिन इनका नियमन रिजर्व बैंक के अधीन होता है। फिर पट्टा वित्त प्रबंधन, लीज फाइनेंसिंग।
पट्टा एक प्रकार की संपत्ति के उपयोग करने का किराया है। पट्टा दो पक्षों के मध्य होता है, पट्टादाता और पट्टाधारी। संपत्ति के प्रयोग करने के प्रतिफल में राशि चुकाने का एक अनुबंध है। यह एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जिसके पश्चात संपत्ति पर पुनः पट्टादाता का अधिकार हो जाता है। पट्टे पर संपत्ति का वित्तीयन करके व्यवसाय का संचालन एवं आधुनिकीकरण किया जा सकता है। फिर अगला है संस्थागत वित्त या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। अब संस्थागत वित्त के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, जो उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए हैं। तो भारत में ऐसी कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो वित्त प्रदान करती हैं, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, फिर राज्य औद्योगिक विकास बैंक SIDC विकास निगम फिर राज्य वित्त निगम SFC, फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने वित्त के लिए प्रारंभ की है। फिर अगला टॉपिक हम यहाँ देखते हैं वित्तीय साधनों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी ये सारे व्यापार व्यवसाय के लिए किस कंपनी ने कौन से वित्त प्राप्ति के स्रोत को अपनाना चाहिए सोच समझकर, उसके लिए आवश्यक प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। जैसे पहला है लागत। राशि को प्राप्त करने और उसके उपयोग करने की लागत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी किस स्रोत से राशि प्राप्त करना है, पहले वो कितनी प्राप्त करना है, उस व्यवसाय की लागत कितनी है, ये देखते हुए वित्त का स्रोत चयन करना चाहिए। उसके बाद अगला है वित्तीय शक्ति। व्यवसाय की वित्तीय शक्ति भी इतनी सुदृढ़ होना चाहिए कि वह ऋण की मूल राशि और ऋण का ब्याज भुगतान कर सके। ये देखना बहुत आवश्यक है कि उस व्यवसाय की वित्तीय शक्ति कितनी है, क्या वो लिया हुआ ऋण चुका सकता है ब्याज सहित, तो ही उसने ऋण लेना चाहिए। और कहाँ से लेना चाहिए, ये भी उसको कितना लेना चाहिए इस पर निर्भर करेगा। फिर ऋण की अवधि, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन अवधि के आधार पर वित्त के साधन का चयन निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर जोखिम को ध्यान में रखकर वित्त के साधन का चयन किया जाना चाहिए। समता अंश पूंजी में सबसे कम जोखिम होती है। फिर अगला है नियंत्रण। समता अंशों के व्यवसाय का नियंत्रण प्रभावित होता है। समता अंशों से व्यवसाय का नियंत्रण प्रभावित होता है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही समता अंशों का चयन किया जाना चाहिए। और फिर है अंतिम कर लाभ। वित्तीय स्रोतों के चयन में कर लाभ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा व्यावसायिक वित्त के स्रोत चैप्टर 8 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का यही समाप्त होता है। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।